हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर दी सेल। और आपको याद होगा कि हमने जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो हमने अभी कवर कर ली हैं। एंड आज हम करेंगे उसके बेस पे क्वेश्चंस। यस, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस हम बहुत सारे करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ताकि आपको ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, पास्ट पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं आपको वो भी पता लग जाए, एंड आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है उसमें तो आप मास्टरी कर लो। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन यू नेम टू ऑर्गेनेलिज। वो दो ऑर्गेनेलिज के नाम बताने को बोल रहा है जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। यस, जेनेटिक मटेरियल मतलब वो यहाँ पर बात कर रहा है डीएनए एंड राइबोसोम्स की। यस, तो हमने सारी ऑर्गेनेलिज पढ़ी एंड उसमें हमने देखा था हमारे पास दो ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास इनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। सो यस, हियर इज द आंसर। सो आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों के नाम लिखने हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन पे आ गए हैं हम, ड्यू टू इट्स सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। तो आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है। यस, जैसे ही हमारा जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेल क्या है अपने आप में, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब जो जो भी उसके काम है वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, वो अपना कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जो हमारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उसके मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिज, इनमें से किसी को भी कुछ भी होता है, तो जो हमारा मेन फंक्शन है सेल का वो क्या है, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, वेस्ट रिमूवल, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अफेक्ट होएगा। ठीक है, और अगर ये डैमेज हो गया, ये सब अफेक्ट होगा, तो क्या होगा, जो ये एक्टिविटीज है हमारा सेल वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अगर रेस्पिरेशन रुक गया then we will not be able to survive। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लिखना है, द मेम्ब्रेन में ब्रेक लीडिंग टू लीकेज, ऑर्गेनेलिज में स्टॉप वर्किंग डिस्टरप्टिंग वाइटल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल स्टॉप एंड द सेल विल नो लॉन्गर सर्वाइव। तो मेन यहाँ पर क्या है, आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है। सबसे पहले बताओ कि जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन में है क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, फिर बताओ कि ठीक है कि ये जो पार्ट्स है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मेन क्या फंक्शन है उनके, फिर आपको बताना है उनके फंक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट उसके ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा उसके फंक्शन, फिर बताना है कि अगर डैमेज हो गया, डैमेज होके उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो ये है उसके कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डैमेज होती है, तो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई, ये सब अगर ब्रेक हो जाते हैं या लीकेज होता है कंटेंट का, देन जो हमारी वाइटल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ये क्या हो सकती है, ये स्टॉप हो सकती हैं। ठीक है, एंड हम उन्हीं पे सरवाइव करते हैं, तो दैट मीन्स कि जो सेल है वो अभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट वो बोल रहा है व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। तो जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, है ना, लेक्चर में, आप लास्ट लेक्चर में जाके आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको इसका पूरा लिखवा दिया था वैसे ही पैराग्राफ, है ना, कि एक पर्टिकुलर हेडिंग देके कि हम इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये खुद की ही सेल ऑर्गेनेलिज जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, खुद जो सेल है वो उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम है, उसमें इतने पावरफुल एंजाइम्स हैं कि वो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलिज, फूड पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल को वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। बट अगर हमारा जो सेल है वो ब्रेक बर्स्ट होता है, लीक होता है या कुछ भी होता है, तो ये जो लाइसोसोम है इसके जो एंजाइम्स हैं
वो सारे के सारे सेल में फैल जाएंगे, ठीक है, एंड वो पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे। तो मतलब सेल जो है दैट्स नाउ डेड, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसको सुसाइड, देखो सुसाइड क्या होता है, इट्स अ वेरी टॉप सेंसिटिव मैटर, ठीक है। सुसाइड किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक। बट अब सुसाइड क्या है कि खुद अपनी जान ले लेना, है ना, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेना। तो मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की। तो आपको वहीं पे रहना है, ठीक है, कि जो लाइसोसोम है उसके पास क्या है, एंजाइम्स हैं, पावरफुल एंजाइम्स हैं, जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको ये हैंडल करता है। अब वो उसी वेस्ट मटेरियल से खुद की मौत भी तो लिख सकता है ना। तो बस वही वाला है, थोड़ा सा इसको फिल्मी अंदाज में समझो, ठीक है। सो इट हैज द कैपेसिटी टू सेल्फ डिस्ट्रॉय, एंड व्हेन इट सेल्फ डिस्ट्रॉय इटसेल्फ देन इट्स नोन एज द सुसाइड बैग। ओके, तो ये सेल की साफ सफाई में हेल्प करता होगा, बट इट ऑल्सो हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय इट इफ नेसेसरी, ठीक। वीडियो को पॉज करके सभी जो आंसर्स है उनको नोट कर लेना, एंड पॉइंट बाय पॉइंट समझना है कि कहाँ पर क्या लिखना है। सबसे पहले बताओ लाइसोसोम होता क्या है, क्या काम करता है, फिर बताओ कि अच्छा हाँ कि अगर हमारा जो लाइसोसोम है, ठीक है, वो भी एक ऐसे स्फीयर शेप में होता है ना, उसके अंदर आपकी ऑर्गेनेलिज रहती हैं, एंजाइम्स रहते हैं, नॉट ऑर्गेनेलिज, एंजाइम्स। तो अगर वो बर्स्ट करता है तो ये सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। अगर आपका ये पूरा सेल है वो सारी की सारी यहाँ पर फैल जाएंगी, एंड देन अल्टीमेटली लीडिंग टू द डेथ ऑफ दिस सेल। ओके, चलिए, गुड। ओके, अब वो बोल रहा है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। मैंने आपको बार बार ये चीज बोली है, जहां पर प्रोटीन आ गया, ठीक है, कौन सिंथेसाइज करता है, दैट इज राइबोसोम। तो आपके सेल में जहां जहां पर भी राइबोसोम्स है वहां पर आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि जो राइजोसोम है दैट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड देन आप आगे अगर आपको ऑर्गेनली का नाम लिखना है तब आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल, इन द सेल बाय द राइजोसोम्स, ठीक है, पहला आपका यही पॉइंट है। देन आपको बताना है कि ओके वेयर अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं। राइबोसोम क्या करता है, अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, या तो देखो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, आपका अगर ये सेल है ना उसमें जो साइटोप्लाज्म है ये कहीं पर भी रैंडमली प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको याद हो कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसमें क्या था, आपके पास दो लेयर थी, तो एक जो इनर लेयर थी उसमें क्या थे, वो बहुत रफ था, क्यों, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। तो वो भी तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो या तो आर ई आर बना रहा है प्रोटीन। फिर उसके बाद अगर आपको याद होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए वो खुद के कई काम ऐसे हैं जो अपने आप ही कर सकता है, ठीक है, उसको सेल की उन चीजों में हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो वन ऑफ, ठीक। तो सबसे पहले ये बताना है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल बाय राइबोसोम, फिर बताना है कि कैसे इट जॉइंस द अमीनो एसिड्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स। देन कहाँ कहाँ मिलते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में रैंडमली फ्रीली घूम रहे हैं, या तो फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड है, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेंगे, ठीक। इसको अच्छे से लिख लेना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस है। assertion and reason are true, reason is the correct explanation, they are true but reason is not the correct explanation। C क्या है, assertion true है, reason false है, assertion false है, reason true है। अब आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, एंड हमें ये ए बी सी डी में से उसका जो जवाब है वो देना है, ठीक। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट अलाउज द एंट्री और एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो मैंने क्या बताया था कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, गेट की तरह काम करता है, ठीक है। वो कई लोगों को, जो मैंने आपको स्कूल के गेट की एग्जांपल दी थी, कि वो सिर्फ बच्चों बच्चों को आने देगा, है ना, वो सभी को नहीं अंदर अलाउ करेगा, पेरेंट्स को भी नहीं आने देते हैं, है ना। वो अगर आपको कोई काम है तो अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, या फिर अगर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तभी उनको अलाउ करते हैं, या फिर कोई रैंडम टाइम्स में उनको अलाउ नहीं किया जाता, है ना।
तो यहाँ पर कोई भी नहीं एंटर कर सकता, राइट। एंड देन रीजन क्या दे रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इज द लिविंग मेम्ब्रेन एंड इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो ये भी अपने आप में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अब देखो कि ठीक है, ए ट्रू है, आर भी ट्रू है, मतलब आपका या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो बी सही होगा। अब देखना ये है कि क्या रीजन करेक्ट रीजन है असर्शन का कि सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर आप देखोगे तो इट इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। इट इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो आपको याद होगा हमने जब ये किया था तो मैंने बताया था कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो एज अ क्रोमेटिन, मतलब जो उलझे हुए धागे होते हैं वो उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में, है ना। वो बिल्कुल इंटेंगल्ड थ्रेड्स की तरह ऐसे पड़े रहते हैं। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है वो तभी खुद को अरेंज करते हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड देन वो आपको कुछ ऐसी जो स्ट्रक्चर एक्स शेप में जो है आपको वो तब जाके मिलता है, ठीक है। अदरवाइज वो बिल्कुल ऐसे जो इंटेंगल्ड थ्रेड होते हैं वो ऐसे रहते हैं, ठीक। तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, दिस इज ट्रू। देन रीजन देखो, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। यस, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या उसका रीजन है ये, नहीं, ये उसका रीजन नहीं है। ये दो अलग अलग फैक्ट्स हैं जो अपने आप में सही है बट उसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा कि ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो ओके, अब देखो असर्शन में वो क्या कह रहा है कि जो सेल्स हैं दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, जिनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, एंड वो सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जांपल्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, यूकैरियोटिक की क्या है एंड प्रोकैरियोटिक की क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। एंड अब वो बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस को यस उनको यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। एंड जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, बट ये दोनों डेफिनेशंस हैं, ये अपने आप में ट्रू है। जो रीजन है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, ठीक है। तो अगेन ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। गॉट इट। चलिए ओके नेक्स्ट देखो असर्शन क्या कह रहा है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER which lacks ribosomes is called rough endoplasmic reticulum। जस्ट अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन किया था हमने प्रोटीन सिंथेसिस का, तभी आपको बताया कि रफ रफ क्यों होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस है उस पे राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है लैक्स कि उसमें नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है, ठीक। अब देखते हैं रीजन। रीजन क्या है कि यह जो RER है दैट इज मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। नहीं, हमने ये क्वेश्चन किसमें किया था, प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना कि लिपिड। प्रोटीन लिपिड कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में फॉल्स है। तो मतलब ऑप्शन A B C D ये किसी के भी अंडर यहाँ पर फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपको वही ऑप्शन दी जाएगी, ठीक है, वो किसी ऑप्शन में फॉल करेगा डेफिनेटली बट यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स।
यूजुअली ये रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स, या फिर आर इज ट्रू। कई बार दिया होता है बोथ आर ट्रू और या फिर बोथ आर फॉल्स, तो ऐसा भी दिया जाता है, ठीक है। बस ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से असर्शन है। वो बोल रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर वेरी पावरफुल। वो मैंने आपको जस्ट आज के लेक्चर में बताया ही है कि जो लाइसोसोम्स है उनके एंजाइम्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जितना भी वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वो जिम्मा इन्हीं के पास है, ठीक है। एंड कैन ब्रेक डाउन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। अब देखो आरईआर में क्या है, आपके पास राइबोसोम्स है, प्रोटीन बनाते हैं, उसी प्रोटीन से तो ये अपना काम चला रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या है, ट्रू है। लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, विच इज ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब रीजन क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट सिंथेसाइजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच इज वाइटल फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, विच इज ट्रू। अब इसमें देखो इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ट्रू भी हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट हियर। ओके, सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट द टेकी लैब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके बहुत ज्यादा बड़े बड़े वैक्यूल्स रहते हैं, विच इज ट्रू। प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। दे कैन टेक अप टू मोर देन 50% ऑफ दी सेल स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास प्लांट सेल, आप देख सकते हो कि वैक्यूल जो है वो कितना बड़ा है, ओके। एंड इन प्लांट सेल्स दे आर फुल ऑफ सेल्स है। तो अगर आपको डायग्राम याद होगी तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, बीच में तो आपके पास सेंट्रल वैक्यूल रहता है, लेकिन उसके अलावा ये सारी स्पेस जो है दैट इज फिल्ड विद द सेल्स है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वो तभी इतना बड़ा है क्योंकि उसमें सेल्स है। ओके, चलिए, इजी क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन नहीं है। दिस इज अ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। आपको पैराग्राफ दिया है, आपको रीड करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड एक बार इसको रीड कीजिए। मैं भी रीड आउट कर देती हूँ इतना। ओके, क्वेश्चन क्या है। A cell is the basic structural and functional unit which makes anything alive and is self-sufficient to carry out all fundamental functions of the organism. A small organ-like structure present inside the cell. Organ-like structure present inside cell is called cell organelle. It has particular structural makeup and performs specific function. They coordinate and function efficiently for the normal functioning of the cell. A few of them function by providing shape and support, whereas some involved in the locomotion and reproduction of the cell. Read the given passage carefully and answer the following questions. ओके, सो आई होप आप सबने ये पैराग्राफ जो है वो रीड कर लिया होगा। अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ के ये तो पता लग रहा है कि ये सेल से इसने स्टार्ट किया एंड देन वो सीधा सेल ऑर्गेनेली की तरफ गया, है ना। उसने सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताया, तो मतलब क्वेश्चंस जो आएंगे वो सेल ऑर्गेनेलीज के बेस पे ही पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वो सेल ऑर्गेनेली के जो फंक्शंस हैं ये उसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। मे बी हमें फंक्शंस के अकॉर्डिंगली सेल ऑर्गेनेलीज को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनेलीज दैट आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स आर। अब दो मेम्ब्रेन्स किसकी होती है, कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, यस यस। तो आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बाहर का एक उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसका इनर मेम्ब्रेन होता है जो कि काफी फोल्डेड रहता है। तो इसमें भी टू मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका आंसर रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
फिर आ जाता है, अब देखो गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये आपके बाहर हो गए। अब देखो, अब रह गया ईआर एंड न्यूक्लियस। ईआर में क्या है, आपके पास टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके दो लेयर्स नहीं है, दो मेम्ब्रेन्स नहीं है, ठीक है, वो टू टाइप्स है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका आंसर नहीं है ईआर, आपका आंसर है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की भी अपनी क्या है, दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी ऑर्गेनेलिज दैट आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स इज और आर। यस, जो यूकैरियोट्स में है बट प्रोकैरियोट्स में नहीं है। देखो, जो राइजोसोम्स हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बट जो आपके गोल्गी एपरेटस है, जो वैक्यूल्स हैं, वो दोनों में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग एन ऑर्गेनेली विद राइजोसोम्स, कोई ऑर्गेनेली है जिसमें राइजोसोम्स हैं, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि कौन सी थी, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, है ना, क्लोरोप्लास्ट था। अब उन्होंने वही तीन एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, मतलब ऑप्शंस में दी हुई हैं। अब वो बोल रहा है अटैच टू इट्स सरफेस, पर ऐसा सिर्फ एक ही में ही था, ठीक है, इन तीनों में है राइबोसोम्स, पर सरफेस के साथ अटैच्ड किस में है, सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसमें राइबोसोम्स नहीं है। इनमें है, इनमें है, इनमें है, ठीक है, लेकिन अटैच टू द सरफेस ओनली इन दी रफ वन, वो रफ सरफेस ही इसीलिए आया। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेलिस। ओके, lysosomes are kind of waste disposable system of the cell, this is true. Then mitochondria and chloroplast are similar in external structure, yes। तो जब आपको ये पढ़ाया था तब मैंने उधर बताया था कि ये सिमिलैरिटी में आता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये भी अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है। इसकी दो तीन सिमिलैरिटी है, ये करके जाना क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ के जाना, लेक्चर दोबारा देख लेना एक बारी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनेलिस है इनके बेस पे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स, जस्ट अभी बताया था आपको प्लांट सेल में बड़े होते हैं। तो ये भी क्या है, अपने आप में स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो लास्ट, ऑब्वियसली अगर पहले तीन ट्रू है तो लास्ट फॉल्स होगी, बट स्टिल हमें पढ़ना तो है ही है। कहीं पर ही क्या होता है, हम कोई माइन्यूट चीज जो है, हो सकता है फर्स्ट थ्री ऑप्शंस में हमने मिस कर दी हो, ठीक है। तो हमेशा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करनी चीजें, रीड कर लो एक बार, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, फॉल्स। ये काम किसका होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, ये काम किसका है, किसका फंक्शन होता है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बट ये किसका फंक्शन है ये आप मुझे बताओगे। चलिए, ओके, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आपको मैच करने हैं कॉलम्स, ठीक है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं एंड कॉलम 1 कॉलम 2 है, आपको इनको मैच करना है। ओके, सबसे पहले जो आपको इजी लगते हैं वो करो। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या आएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको मैच करना है। तो डी के साथ 1 मैच करना है, ऑप्शंस में जाते हैं, ठीक है। डी के साथ देखो 1 कहाँ कहाँ है, ऑप्शन ए में है या फिर ऑप्शन सी में है, मतलब आपका ऑप्शन बी आपने क्रॉस कर दिया, आपने ऑप्शन डी क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर अगर आपको अपना काम इजी करना है, आप देखो सी जो है इन दोनों में सेम है, तो सी का आंसर है ऑप्शन 2। तो देखो, यस, वैक्यूल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बी की तरफ जाते हैं, अभी ए एंड बी में से डिसाइड करना है। अब देखो, आपको अगर क्लोरोप्लास्ट का सपोज नहीं भी समझ में आ रहा, आपको लाइसोसोम्स का तो पता है, लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइड बैग होते हैं सेल के, ठीक है। तो ए का आंसर है 3, एंड जो क्लोरोप्लास्ट है ये याद रखना, उसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल।
यस, ये याद रखना, किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल, फूड बनाता है ना, तो ये किचन ऑफ द सेल है। ठीक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो फूड बन रहा है। ठीक है, तो जो प्लांट सेल है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ए है उसका आंसर है 3। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं है आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आप शुरू से शुरू करते तब आपका क्या होता? तब आप ए एंड डी काट देते, आपके पास बी एंड सी रह जाता, फिर आपको बी एंड सी में से डिसाइड करना होता। ठीक है, बट जैसे भी आपको करना है आप करो, दैट्स योर विश। सबसे पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दो बस, देन स्पीड। अगर आपने अपनी स्पीड पे ही काम करते रहे कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, और एक्यूरेसी आपकी सही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ। एक्यूरेसी जब बढ़ गई, उन्हीं चीजों को जैसे आप रिपीटेडली करोगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टारगेट दी एक्यूरेसी एंड नॉट दी स्पीड। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, एंड आपको आज के लेक्चर में काफी जो सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर सच क्वेश्चंस।